हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, अंश पूंजी क्या होता है, अंश कितने प्रकार के होते हैं और पूंजी कितने प्रकार की होती है और क्या उसकी संरचना होती है, अधिकांश, प्रारंभिक व्यय, इन सब चीज़ों की हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या होती है। देखिए, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है जो किसी पर्सन द्वारा बनाई गई होती है। ठीक है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति होती है जो एक श्रम मुद्रा द्वारा अपना कार्य करती है। वो जब कंपनी जो अपना कार्य करती है वो लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसमें लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं और वही पैसा लगा करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। लेकिन उसका अस्तित्व जो होता है वो अपने सदस्यों से पृथक होगा। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। देखिए, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट है। कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती है। पार्टनरशिप पे तो आप बिना रजिस्ट्रेशन कराने बिना कराए चला सकते हैं, लेकिन कंपनी अगर आपको ली है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तथा इसके सदस्यों का दायित्व उसके सीमित होता है और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। सिर्फ शेयर होल्डर्स को यही काम होता है कि वो जो उसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सिर्फ पेमेंट करे, कहेगा शेयर्स का पैसा पेमेंट करे बस। इसके बाद उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है, बल्कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो खैर होते तो मालिक ही हैं उसमें। अब इसके बाद में बात करेंगे हम कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक होता है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो अपना पेमेंट कर दें, बस इतना ही उनका उसके जो सदस्य हैं उसके जो सदस्य हैं वो अपना पेमेंट कर दें शेयर का, और बस अंशों तक ही उनके सीमित के दायित्व वाली उनकी कंपनी होती है, बस यही उनका दायित्व होता है। असीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व मतलब होता है जिसमें शेयर होल्डर्स के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है उनसे फिर पैसा लिया जाएगा। अब इसके बाद में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसके नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा हो, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, और इसकी जो प्रदत्त पूंजी है वो 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो अभी हम बात करेंगे प्रदत्त पूंजी क्या होता है आगे। फिर उसके बाद में आता है कि उसके अंश को जनता में निर्मित नहीं करना है। प्राइवेट लिमिटेड जो अगर जनता में निर्मित कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स अगर शेयर इशू कर रहे हैं और जनता में यानी कि पब्लिक में इशू कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो ही नहीं सकती, फिर वो लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, सीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त है उसके नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें सदस्यों की संख्या 7 से असीमित हो। ठीक है, और अच्छा, अभी हम बात करते थे प्राइवेट लिमिटेड में सदस्यों की संख्या 2 से 200 तक हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन लिमिटेड में कम से कम 7 उसके मेंबर होने ही चाहिए और ज़्यादा तो उसमें कोई लिमिट है ही नहीं। और इसके शेयर जनता में इशू किए जाते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है सरकारी कंपनी क्या होता है। देखिए, ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का, वहाँ की गवर्नमेंट का, सेंट्रल हो या स्टेट हो, जिसमें 51% हिस्सेदारी होगी, 51% से ज़्यादा, वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। जिसमें उसके शेयर होल्डर्स 51% गवर्नमेंट ले रखी हो, वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि अंश पूंजी क्या होती है। अंश क्या होते हैं? तो सबसे पहले कंपनी की अविभाज्य इकाई होती है। अंश क्या होता है? कंपनी की जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जारी कर देता है, इशू करती है शेयर।
और जब शेयर से जो पैसा मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, अंश पूंजी कहा जाएगा। पैसे की ज़रूरत है, शेयर इशू किया, और जो उस शेयर से जो पैसा रिसीविंग होगा उसे क्या कहा जाएगा, अंश पूंजी कहा जाएगा। ठीक है। और यह कंपनी जो अपनी पूंजी प्राप्त करती है, जो विनियोजकों को बेचती है, भाई शेयर किसको बेचेगी, जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में पैसा। ठीक है। तो उसी को क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो उसे शेयर कहते हैं। ठीक है। अब शेयर के प्रकार कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार का शेयर होते हैं। ठीक है। शेयर होते हैं दो प्रकार से। पहला कौन सा, समता अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। समता अंश क्या होता है, समता अंश को कहते हैं इक्विटी शेयर, और पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस शेयर। देखिए समता अंश क्या होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं। तो जिन अंशों की रेट फिक्स हो, कितना पैसा को वापस किया जाएगा, उसे पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। जिनकी प्रतिशत दर निश्चित हो उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। जैसे 10% वाले पूर्वाधिकार अंश, जिसमें प्रतिशत लगा हो, जिसमें परसेंटेज लगा हो, वो सब क्या होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद में समता अंश क्या होते हैं। हाँ, और पूंजी को प्राप्त करने का सबसे पहला अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही होता है। डिवेंचर्स का पेमेंट किया गया, लोन्स जितने इम्पोर्टेंट है उनका पेमेंट किया गया, उसके बाद में सब पूरा किसको मिलेगा पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले, उसके बाद में पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। ठीक है। और सबसे लाभांश पाने का भी सबसे पहला अधिकार इन्हीं को होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार का हो सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कुछ उसके टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं संचय पूर्वाधिकार अंश। ये क्या होता है, जब कंपनी अपने किसी भी मतलब एक निश्चित समय पर, ठीक है, जब उसे कभी प्रॉफिट हो या लाभ हो, किसी भी समय वो पेमेंट अगर कर दे तो उसे संचय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। असंचय पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो लाभांश यानी कि डिविडेंड का पेमेंट करेगी। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है इस साल तो वो आपको नहीं मिलेगा असंचय। संचय में क्या होता है, जब इससे पहले संचय वाले पूर्वाधिकार अंश की अगर हम बात करते हैं तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको लाभांश का पेमेंट करेगी, अगर नहीं होगा तो वो आपके लाभांश को बचा करके रख लेगी, वो अगले साल पेमेंट करेगी। जैसे इस साल 100 रुपये का पेमेंट जो है डिविडेंड आपका बना तो आपको मिल गया, अगली बार नहीं हो तो आपको 100 रुपये वो जो इस बार हुए थे डिविडेंड, वो अगली बार अगर उसको लॉस हो जाता है कंपनी को तो वो 100 रुपये क्या करेगी, वो मान लेगी कि पिछली बार आपका डिविडेंड हुआ तो इस बार भी 100 रुपये ही होना चाहिए, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को इसलिए आपको पेमेंट तो नहीं दे पाएगी, लेकिन अगली बार जब पेमेंट देगी तो आपको 100 की जगह 200 पेमेंट कर देगी। तो वो संचय आपको बचा करके रख लेती है आपका डिविडेंड। और असंचय में आपको बचाया नहीं जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल पेमेंट किया जाएगा, बाकी नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यायुक्त क्या होता है। देखिए, जब कभी आपकी कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ और उसने डिविडेंड दिया और उस डिविडेंड को पैसा बच गया डिविडेंड देने के बाद में, तब वो कंपनी क्या करती है, उस डिविडेंड का पैसा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें दे देती है। तो भाई आपका डिविडेंड तो मिल गया था ना, अभी भी और एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या हो गया, भाग्यायुक्त हो गया। ठीक है। अभाग्यायुक्त, भाई डिविडेंड बचा ही नहीं तो आपको नहीं मिला, तो वो अभाग्यायुक्त हो गया, यानी डिविडेंड मिल गया लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा, तो वो अभाग्यायुक्त हो गया। ठीक है। शोध पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनी कभी अपने जीवन काल से पहले जब पेमेंट कर देती है शेयर होल्ड का, तो उसे शोध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अशोध मतलब जब कभी कंपनी को अपने अंतिम समय में जब पेमेंट करती है तो उसे
अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश कहते हैं जब कंपनी समापन हुआ तो उससे पेमेंट कर देंगे। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, अगर जिन अंशों को हम इक्विटी शेयर में हम चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में अगर हम बदल सकते हैं तो वो कौन से हैं? परिवर्तनशील, कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर। उस टाइम पीरियड के निकल जाने के बाद में उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनका हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि अंश पूंजी क्या होती है। तो अभी हमने बात की थी कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो शेयर को इशू करके वो अपनी पूंजी यानी अंशों को निर्मित करके अपनी पूंजी को इकट्ठा कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। अब अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, जरा इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अधिकृत पूंजी क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अधिकृत पूंजी क्या होता है? ठीक है, एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसमें ये कह देता है कि भाई हमको इतनी पूंजी की ज़रूरत है, जैसे 10 लाख की ज़रूरत है, यानी कि हम शेयर 10 लाख के ऊपर इशू नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी भी कही जाती है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर 10 लाख रुपए की अगर हमें ज़रूरत है तो हम 10 लाख के ही शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जितने वाले हों, 100 वाले करना चाहिए, 1000 वाले करना चाहिए, जितने इशू हो उसी को क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी कहते हैं। इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यह कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है जिसका उल्लेख पार्षद सीमांत नियम में किया जाता है। ठीक है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है, पार्षद सीमांत नियम में किया जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक पूंजी इससे अधिक पूंजी निर्मित नहीं की जा सकती है, इसे ही अंकित पूंजी कहते हैं। दूसरी आती है निर्गमित पूंजी। अब हमें भाई जितना 10 लाख की ज़रूरत थी हमने, लेकिन 9 लाख के ही शेयर इशू किए, तो उसे क्या कहा जाएगा? निर्गमित पूंजी। जितने हमने इशू किए, जितनी जनता में हमने कहा कि आओ में इतने हमारे शेयर हैं, इसको खरीदो आप करके, उसे क्या कहा जाएगा? निर्गमित पूंजी। प्रार्थिक पूंजी, अब जनता ने जितने शेयर क्रय किए हैं, मान लो हमने 9 लाख रुपए के शेयर थे, 9 लाख रुपए के अगर हम 90,000 शेयर मान लीजिए हमने इशू कर दिए, 90,000 में जनता ने 80,000 ही क्रय किए, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रार्थिक पूंजी, यानी 8 लाख ही हमें आई पूंजी। अब उसके बाद में याचित पूंजी। याचित पूंजी क्या होता है कि शेयर तो 8 लाख के हमने बेच दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है आप पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, किसी शेयर का कॉल इन एरियर्स हो जाएगा, तो जितना हमें रिसीव हो गया वो क्या कहा जाएगा? याचित पूंजी। अब प्रदत्त पूंजी क्या हो जाती है? जितना पैसा याचित पूंजी मतलब जितना मांगा गया, कंपनी ने भाई इतना हमें ज़रूरत है, वो पैसा आ गया। ठीक है, 80,000, अब हमने 80,000 मांगा, अब उसमें से बात आ जाती है प्रदत्त पूंजी। तो जितना जनता ने लौटाया, जितने अंश नहीं पेमेंट किए, वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रदत्त पूंजी हो जाएगी। अब इसके बाद में आता है रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी क्या होता है? जब कंपनी समापन के समय जो पैसा मांगती है उसे क्या कहा जाएगा? संचित पूंजी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस क्या होता है? यानी अवशिष्ट याचना काल और अग्रिम याचना काल क्या होता है? तो बात करते हैं पहले कॉल इन एडवांस। जब कंपनी कोई भी अंशधारी अपना पेमेंट एडवांस में, यानी फर्स्ट और किसी कॉल का पैसा एडवांस में दे देता है, उसे अग्रिम याचना काल, यानी फर्स्ट और मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कॉल हुई और किसी शेयर होल्डर ने, एक राम है, और उन्होंने पेमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, तो क्या कहा जाएगा? अग्रिम याचना काल, एडवांस में मिला।
और एडवांस में जो पैसा पेमेंट किया जाता है कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। कॉल इन एरियर्स क्या होता है? जब कंपनी किसी कॉल का पैसा मांगती है और कोई भी पर्सन उस कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तब उसे क्या कहा जाएगा? कॉल इन एरियर्स। मान लीजिए फर्स्ट कॉल हुई, फाइनल कॉल हुई और एप्लीकेशन हुई, पैसा मिल गया, अलॉटमेंट हुआ, पैसा मिल गया। फर्स्ट कॉल पर कोई पर्सन है, मान लीजिए शशि कोई पर्सन, और उस शशि से पैसा मांगा जाता है और शशि नहीं पेमेंट करता, तब क्या उसे क्या कहा जाएगा? कॉल इन एरियर या अवशिष्ट याचना कॉल कहते हैं। जिसका पैसा नहीं मिल पाता है उसे अवशिष्ट याचना कॉल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कितना परसेंट देना पड़ता है ब्याज और कितना परसेंट लेना पड़ता है? देखिए, अवशिष्ट याचना पर पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, एडवांस पे मिलता है। कितना परसेंट मिलेगा? देखिए, कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है और कॉल इन एरियर्स पे 10% का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। अब इसके बाद में आते हैं कि आधे की पूंजी क्या होती है? ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो जब कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा अगर उसकी कॉल आ जाती है या उसकी डिमांड शेयरों की होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉल इन ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि आधे की पूंजी कहा जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो 10,000 शेयरों का इशू करती है और कॉल कितनी मांगे, कितने गए? 12,000। तो 2,000 एक्स्ट्रा मांगे गए। जनता भाई, कोई कंपनी फेमस है, शेयर कम इशू कर रही है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या कहा जाएगा? कॉल इन तो वो क्या कहा जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। जब इस निर्गमित पूंजी से ज़्यादा कॉल आ जाए तो उसे पूंजी आधे की जो है आधे की पूंजी कहते हैं, हिस्सों का आधे की कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रारंभिक विवरण। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ लीगल खर्चों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे खर्चों की ज़रूरत होती है, लीगल खर्चे, अदर्स खर्चे। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें शेयर इशू करेंगे और उन्हीं शेयरों को क्या कहते हैं? प्रारंभिक। ये कुछ खर्चा होता है, शेयर तो नहीं इशू कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं कर सकते। तो उससे पहले खर्चे की जरूरत होती है और उस खर्चे को क्या कहते हैं? प्रारंभिक। अधिकार अंश क्या होता है? जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो वो सबसे पहले अपने क्लाइंटों से पूछे, ठीक है, फिर उसके बाद में शेयर इशू